एनडीए संसद दल की बैठक आज सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। भाजपा एनडीए के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक शुक्रवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुलाई गई है। बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। मोदी के राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद एनडीए के वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और उन्हें समर्थन देने वाले सांसदों की सूची सौंपेंगे। मोदी सप्ताह के अंत में संभवतः रविवार को शपथ ले सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को ही भाजपा संसदीय दल की बैठक भी हो सकती है, जिसमें भाजपा के सभी सांसद मिलकर नरेंद्र मोदी की पार्टी के संसदीय दल का नेता चुनेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर गुरुवार को दिन भर एक बैठक में सरकार गठन के प्रयासों को गति देने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भावी मंत्रिपरिषद के गठन में एनडीए के घटक दलों की भागीदारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। भाजपा नेता मंत्री पद और अन्य मुद्दों को लेकर सहयोगियों से संपर्क में है। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में पराजित। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने उलटफेर करते हुए पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया। गुरुवार को खेले गए मुकाबले के सुपर ओवर में अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी की और एक विकेट पर 18 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम एक विकेट गंवाकर 13 रन ही बना सकी। इससे पहले मुकाबले टाई पर समाप्त हुआ। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 159 रन बनाए। जवाब में अमेरिका के आखिरी बॉल पर नीतीश कुमार के चौके से मैच टाई कराया। अमेरिका की ओर से कप्तान मिनांग पटेल ने 50, एंद्रियास गोस ने 35 और एरन जोन्स ने 36 रन बनाए। इससे पहले कप्तान बाबर आजम और सदाब खान की जुझारू पारियों से पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 159 रन बनाए। बाबर ने 43 गेंद में 3 चौकों और 2 छक्कों से 44 रन की पारी खेलने के अलावा सदाब के साथ तीसरे विकेट के लिए उस समय 72 रन की साझेदारी, जब टीम 26 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद संकट में। राजधानी में बनेंगे 6 नए फ्लाईओवर, 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि रांची में 6 नए फ्लाईओवर बनेंगे। साथ ही उन्होंने राज्य में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि पिछली डबल इंजन की सरकारें रांची में ट्रैफिक की समस्या को लगातार नजरअंदाज करती रही है। हमारी सरकार 3 फ्लाईओवर बनवा रही है। 6 नए फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। झारखंड को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। गौरतलब है कि रांची में अरगोड़ा चौक, करमटोली चौक से रिम्स तक, करमटोली चौक से बुढ़ैया चौक तक, डीपीएस से बिरसा चौक व हिनू चौक तक, कड़ाटोली से बूटी मोड़ चौक तक और एलपीएन सहदेव चौक से कांके रिंग रोड तक फ्लाईओवर प्रस्तावित है। सीएम ने उन्हीं फ्लाईओवर का जिक्र किया है। सीएम ने कहा है कि झारखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सभी जनजातीय एवं स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। अपनी मातृभाषा में बच्चे आसानी से सीखेंगे तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट घटेगा। यह कदम हमारी भाषा एवं गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण यह मामला अटक गया था। अब सीएम ने पुनः इस दिशा में कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड में 12 जून से शुरू होगी 26,001 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत अगले चरण में आयोजित होने वाले विभिन्न पत्रों की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए परीक्षा दिनांक 12 जून से तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए परीक्षा 23 जून से आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के अंतर्गत पहले एवं दूसरे पत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे पत्र का प्रवेश पत्र भी अलग अलग जारी होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित जिला की जानकारी परीक्षा की तिथि से 1 सप्ताह पहले तथा प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। 16 जून के बाद झारखंड में आएगा मानसून। झारखंड में पश्चिम बंगाल की तरफ से संथाल परगना के रास्ते मानसून प्रवेश करेगा, लेकिन अब मानसून 2 दिन देरी से पहुंचेगा। यानी झारखंड में मानसून 16-17 जून के बीच प्रवेश करने की संभावना है। 16-17 जून से पहले प्री मानसून बारिश होने के आसार है। विभाग ने यह भी संभावना जताई कि जून में जितना विलंब से मानसून प्रवेश करेगा उतना इसके सितंबर-अक्टूबर तक विस्तार की संभावना है। इधर झारखंड के कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है तो कहीं लू की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में धनबाद स्थित राजदा में 40.3 मिलीमीटर और जमशेदपुर में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पलामू, गढ़वा में लू चलने से लोग बेहाल हैं। पलामू का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं गढ़वा एवं अन्य इलाकों में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री रहा। राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा। वहीं बोकारो, खूंटी और सिमडेगा में तेज हवा के साथ साथ वज्रपात व हल्की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ चल रहा है। इससे 7 जून को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में दोपहर बाद हल्के व बादल छाए रह सकते। वहीं रांची के कई क्षेत्रों में 11 से 13 जून तक बारिश होने की संभावना है।
आकलन परीक्षा में दिव्यांग पारा शिक्षक को मिलेगी 5% की छूट। दिव्यांग पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब झारखंड के पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा में दिव्यांग पारा शिक्षकों को 5% की छूट मिलने वाली है। SC, ST, OBC के तर्ज पर 35% अंक लाने पर भी दिव्यांग पारा शिक्षक पास कर जाएंगे। नियमावली में इसको लेकर संशोधन हो रहा है। नियमावली संशोधन के बाद दूसरी आकलन परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा और परीक्षा ली जाएगी। जैक ने नियमावली को संशोधन का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिया है। पहली आकलन परीक्षा में सामान्य वर्ग के पारा शिक्षकों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। दिव्यांगों के लिए भी अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिससे उनका भी क्वालिफाइंग अंक 40% हो गया था। जैक ने तकनीकी समस्या का समाधान करते हुए SC, ST और OBC पारा शिक्षकों के समान 35% अंक दिव्यांग पारा शिक्षकों को देने का प्रस्ताव दिया है। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव पर नियमावली में आंशिक संशोधन कर रहा है। राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक में इसे रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जैक आकलन परीक्षा का शेड्यूल जारी करेगा। संभावना जताई जा रही है कि इस महीने परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाएगा। दूसरी आकलन परीक्षा जुलाई में आयोजित हो सकेगी। दूसरी आकलन परीक्षा में करीब 28,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे। पहली आकलन परीक्षा में 41,000 पारा शिक्षक शामिल हुए थे, जिनमें से 10,500 पारा शिक्षक सफल नहीं हो सके थे। इन पारा शिक्षकों को दोबारा मौका मिलेगा। वहीं करीब 19,000 पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पहली आकलन परीक्षा के बाद पूरी की गई है, वे भी पहली बार इसमें शामिल हो सकेंगे। अभी भी 1600 पारा शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच लंबित है। शिक्षा विभाग ने अविलंब जांच प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया है। आलमगीर आलम का छीना जाएगा विभाग। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम पर CM चंपा सोरेन बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम के विभाग को छीना जाएगा। सूत्रों के हवाले से निकलकर आ रही खबरों के अनुसार मंत्री आलमगीर आलम का सारा प्रभार आज CM चंपा सोरेन अपने जिम्मे लेंगे। आलमगीर आलम के जिम्मे ग्रामीण विकास विभाग और संसदीय कार्य विभाग है। CM द्वारा यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए। बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ED ने मंत्री आलमगीर आलम को 15 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 13 दिन के पूछताछ के बाद उन्हें 30 मई को जेल भेज दिया गया। उन्हें 12 मई को समन देकर 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। PGT परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का आग्रह, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों ने भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर वीरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गड़बड़ी की CBI जाँच की मांग की गई है। इसकी सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने JSSC को निर्देश दिया है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान कंप्यूटर आधारित परीक्षा के डिजिटल डेटा के साथ साथ प्रश्न व उत्तर व रिस्पांस कुंजी को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने राज्य सरकार व JSSC को अधिवक्ता को निर्देश लेकर 4 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी की गई है। एक प्रार्थी रूपा मंडल ने 11 दिसंबर 2023 को JSSC के परीक्षा नियंत्रक को आवेदन देकर कहा है कि वह 24 अगस्त 2023 को परीक्षा में शामिल हुई थी और कम से कम 11 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए थे। यह भी कहा गया है कि JSSC द्वारा एक सेंटर सृजा डिजिटल केंद्र बोकारो से 481 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है, जिससे पता चलता है कि परीक्षा पहले से ही फिक्स थी। नीट की परीक्षा में एक साथ 67 टॉपर होने पर उठे सवाल। देश के तमाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आयोजित नीट UG के नतीजों पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे अधिक सवाल रैंकिंग और छात्रों को मिले मार्क्स को लेकर है। कई परीक्षार्थियों ने छात्रों को अंक बढ़ाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसके कारण रिकॉर्ड 67 परीक्षार्थियों ने शीर्ष रैंक हासिल की है और उन्हें 720 में 720 अंक मिले हैं। 6 अभ्यर्थी एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। कई छात्रों को 719 या 718 अंक मिले हैं, जबकि नीट की परीक्षा में हर सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि सवाल का जवाब नहीं देने पर कोई अंक नहीं मिलता है और गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग के तहत 1 अंक काट लिया जाता है। ऐसे में अगर कोई छात्र सभी सवालों के सही उत्तर देता है तो उसे 720 में से 720 अंक मिलेंगे। वहीं अगर कोई छात्र एक सवाल को छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिलेंगे, जबकि अगर कोई छात्र एक गलत जवाब देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे। यानी किसी भी सूरत में छात्र को 719 से 718 अंक नहीं मिल सकते हैं। JPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आज से। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा बैकलॉग मुख्य परीक्षा 7 जून 2024 से आरंभ हो रही है। कुल 10 पदों के लिए PT में उत्तीर्ण 154 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए आयोग द्वारा रांची में पुरुलिया रोड स्थित संत अलोयस इंटर कॉलेज को एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा सुबह 10 बजे से आरंभ होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगी। पहली पाली में पेपर 1 व दूसरी पाली में पेपर 2 की परीक्षा होगी। इसी प्रकार 8 जून को पहली पाली में पेपर 3 व दूसरी पाली में पेपर 4 की परीक्षा तथा 9 जून को पहली पाली में पेपर 5 तथा दूसरी पाली में पेपर 6 की परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है।
मोदी से मिले आईएसएफ सुप्रीमो सुदेश महतो। आईएसएफ सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। सुदेश महतो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः एनडीए का नेता चुने जाने पर बधाई दी। मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में एनडीए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। निसंदेह प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल में देश विकास के अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर देश में तीसरी बार एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल करने पर बधाई दी। एक अन्य मुलाकात में सुदेश महतो ने लोकसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी पर मोहर लगा दी है। कहा कि लगातार तीसरी बार एनडीए को देश में पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। उन्होंने कहा झारखंड समेत पूरे देश में एनडीए की प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार है। हमारी जीत जनता के विश्वास की जीत है। उनका प्रेम, समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। एसआई को गोली मारने वाला सिपाही 12 घंटे बाद गिरफ्तार। एसपी कोटे के बगल में किराए के मकान में रहने वाले सिपाही अनंत सिंह मुंडा ने बुधवार रात 9 बजे बोकारो सेक्टर 11 के निवासी एसआई धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह 8 बजे पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और उसकी इंसास राइफल जब्त कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बुधवार शाम अचानक उसने अपने इंसास राइफल उठा ली और अपने बच्चों को गोली मारने की धमकी देने लगा। उसकी पत्नी ने पुलिस लाइन में फोन कर घटना की सूचना दी। इसके बाद पुलिस लाइन में तैनात एसआई धर्मेंद्र 2 सिपाहियों के साथ उसके घर पहुंचे। यहाँ बातचीत के क्रम पे अनंत ने एसआई के सीने में गोली मार दी। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी को लेकर उपायुक्त ने पदाधिकारियों संघ की बैठक। दुमका समाहरणालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त अंजान नैलू दोड्डे की अध्यक्षता में श्रावणी मेला महोत्सव की तैयारी को लेकर पदाधिकारियों के बीच पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव बासुकीनाथ 2024 की तैयारी से जुड़ी जानकारी ली गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि आगामी सावन महीने में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव बासुकीनाथ धाम का आयोजन होना है। इस अवसर पर देश विदेश से प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण बाबा बासुकीनाथ के जलाभिषेक के लिए बासुकीनाथ पहुँचते हैं। कहा जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक बाबा बासुकीनाथ का दर्शन कराने हेतु प्रतिबद्ध है। के आलोक में मेला के सफल आयोजन के लिए अभी से ही युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए मेला प्रारंभ होने के पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर लेने की आवश्यकता है। उक्त संबंध में यह आवश्यक है कि मेला की व्यापक तैयारियों के लिए राशि का आकलन हुए आवंटन उपलब्ध कराने के लिए विभाग को अधियाचना पर शीघ्र दी जाएगी, ताकि विभाग से समय रहते आवंटन प्राप्त होते ही सभी व्यवस्थाएं मेला प्रारंभ होने के पूर्व संपन्न कराया जा सके। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि कांवड़िया रूट में बैरिकेडिंग, स्ट्रीट लाइट, साज सज्जा, ओपी की व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर शौचालय, पानी की व्यवस्था जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल की समस्या न हो। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए बेहतर ढंग से बैरिकेडिंग की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खिरवार, उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा, आईटीडीए निदेशक, सहायक समाहर्ता निदेशक, डीआरडीए अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित। सीएम चंपा सोरेन ने की भवन निर्माण योजनाओं की समीक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से स्वीकृत सभी थाना भवनों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा। उन्होंने सभी थानों के परिसरों में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया। झारखंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रशांत सिंह ने जानकारी दी कि गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में नई पुलिस लाइन का निर्माण हो चुका है। इसका शीघ्र उद्घाटन किया जाना है। वही पुलिस भवन, पुलिस लाइन और थानों से संबंधित 290 भवनों के निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने प्रस्तावित नए पुलिस मुख्यालय से जुड़ी जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी। डुलू महतो बोले झारखंड के सबसे बड़े माफिया हैं सरयू राय। धनबाद से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद डुलू महतो ने विधायक सरयू राय के खिलाफ मोर्चा खोला है। श्री महतो ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े माफिया सरयू राय हैं। ये गुंडों को संरक्षण देने वाले हैं। इनके गोतिया धनबाद में गुंडागर्दी करते हैं तो एक शब्द नहीं निकलता है। ये दलित, आदिवासी व पिछड़ों के विरोधी हैं। श्री महतो गुरुवार को प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रिंस फान के साथ पर उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो सीबीआई जांच कराएं। सरयू राय का हाथ बड़े बड़ी घटनाओं में है। धनबाद में इनके लोग आतंक करते हैं तो इनकी आवाज नहीं निकलती है। उन्होंने कहा कि सरयू राय में हिम्मत थी तो धनबाद से चुनाव क्यों नहीं लड़े। कालीचरण मुंडा की जीत पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की प्रचंड जीत पर बोंडो में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला और मिठाइयां बांटी। बोंडो नगर के चौक चौराहे में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। जीत का जश्न मनाया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश महतो ने मौके पर अपने संबोधन में कहा कि यह जीत एनडीए की नीति और झूठे जुमलेबाजी पर तमाचा है। इंडिया गठबंधन अब झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़े के हक, अधिकार और उनकी आवाजों को बुलंद करेगी। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सह वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ मुंडा, दिगंबर महतो, ताराचंद महतो, जीवाधन महतो, अमजद खान, बुद्धदेव दास, प्रहलाद मुंडा, उदय लोहार, शालिग्राम उरांव, भीम नायक, शिवनंदन मछुआ, संदीप लोहार, मोहम्मद मोइनुद्दीन बनवारी उरांव आदि मौजूद थे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के भाई का शव नग्न अवस्था में पुल के नीचे बरामद। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता का भाई का शव बरामद हुआ है। यह मामला लातेहार जिला का चंदवा थाना क्षेत्र के NH-75 स्थित सिकनी कोल परियोजना से रिशु घोटा का है, जहां केंदुआही गांव के समीप औरंगा नदी पर बने पुल के नीचे से एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान मोहम्मद वकील के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की और घटनास्थल के आसपास की जाँच की शुरू की। बताया जा रहा है कि मृतक के सिर पर गंभीर चोट व पीठ पर घसीटने के निशान मिले हैं। शव नग्न अवस्था में पड़ा था। SDPO ने बताया कि प्रथम दृष्टया से यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। मृतक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद सरफराज का छोटा भाई था। वह तिलैया टांड निवासी मोहम्मद रफीक के 12 चक्का ट्रक का खलासी था। सिकनी परियोजना में नंबर होने के कारण दो दिन फूड ट्रक सिकनी में खड़ी थी। वह 2 दिन से सिकनी में ही था। गुरुवार को दोपहर बाद स्थानीय कब्रिस्तान में दफनाया गया। लातेहार विधायक वेदनाथ राम शाम में मृतक के घर पहुंचे। परिजनों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया गया। घर के आंगन में सोई महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। सिमडेगा जिले के ठेडा टांगर प्रखंड के जामपानी कुसुम टोली में बीते रात एक जंगली हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। गर्मी का मौसम होने के कारण महिला घर के आंगन में सोई हुई थी। तभी अचानक हाथी आ धमका। हाथी को भगाने के क्रम में उसने महिला को कुचल डाला। सूचना मिलते ही प्रखंड प्रमुख विपिन पंकज मिंज, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद कारू, वार्ड सदस्य समाज सेवी राजेश टोप्पो, ग्राम प्रधान प्रभा बारला, वार्ड सदस्य असद अफरीदी आदि पहुंचे एवं प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद थाना के स्टाफ एवं फॉरेस्ट विभाग के स्टाफ घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में लगे हुए।